Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. In today's video, we will be discussing all the PYQs related to environment and ecology for your UPSC CSE Prelims 2024, जिसके अंदर मात्र 14 से 15 दिन बाकी रह गए हैं। तो आपका अभी का जो टारगेट होना चाहिए कि वो क्या है, PYQs को रिवाइज करें, मल्टीपल रिवीजन करें, 2 से 3 बार रिवीजन करें, और वो 2 से 3 बार आप रिवीजन कम से कम समय में इसी प्रकार कर सकते हैं जब आपने PYQs के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लिया है और सिर्फ उन टॉपिक्स को आप बार बार जो है देखते जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो डिस्कशन है उसके साथ। बिफोर वी बिगिन विद द क्वेश्चंस, आज की जो टॉपिक्स है वो हम देख लेते हैं। ये जो होगा यहाँ पे हम सवाल जो डिस्कस करेंगे वो है इकोलॉजी और इकोसिस्टम फंक्शन, देन अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और अबाउट द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो दीज वुड बी द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन इन क्वेश्चंस के अंदर जो हम कवर करेंगे। पहला जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। एक तरफ वेटलैंड या फिर जो लेक्स है वो दे रखा है और दूसरी तरफ इन्होंने जो लोकेशंस है उसके बारे में बता रखा है। सो दैट मीन्स आप इसको तो अच्छी तरह से समझ लीजिए दैट wetland is very important topic for your UPSC examinations. With respect to the wetland, they are asking you the locations of specific wetland. With respect to the wetland, they are asking you the rivers which are linked to these locations. They are asking you about the functions of the wetlands. So this is how you prepare a topic holistic way. PYQ से आपको इतना समझ में आ गया कि भाई ये वेटलैंड बार बार पूछ रहा है, अब इस वेटलैंड से ये लोकेशन पूछ रहा है, ये लोकेशन से रिलेटेड जो रिवर है ये उसको पूछ रहा है, वेटलैंड का जो फंक्शन है ये उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। इसमें उन्होंने 4 वेटलैंड दिया है। एक है आपके पास होकेरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, रुद्र सागर लेक और शश्तमकोटा लेक। तो ये 4 वेटलैंड इन्होंने दे रखी है। तो अगर मुझे सारी वेटलैंड एमटीआर है, यानी कि मुझे तो रटना है, रटी हुई है, तो क्या ये सवाल में कर सकती थी? जी हाँ। तो क्या यही 4 वेटलैंड अगले साल देगा? नहीं, हमको पता है कि वेटलैंड की लोकेशन दे सकता है। तो जितनी भी वेटलैंड है वो हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए, हमें उन टिप्स पे याद होनी चाहिए। वेटलैंड के आसपास की जो लिंक्ड रिवर्स है वो हमें पता होनी चाहिए। उसी के साथ में अगर हम वेटलैंड की बात करें, वेटलैंड के जो फंक्शंस है वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला जो सवाल है यहाँ पे दे रखा होकेरा वेटलैंड। क्या होकेरा वेटलैंड पंजाब के अंदर आती है? जी नहीं, होकेरा वेटलैंड आपके पास आएगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्या आपके पास रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में आती है? जी हाँ। क्या रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में आता है? बिल्कुल आता है। क्या शश्तमकोटा लेक तमिलनाडु में आता है? नहीं, शश्तमकोटा लेक आपके केरला के अंदर पड़ता है। ये जो वेटलैंड है इट इज इन द केरला। मतलब 2 गलत 2 सही, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट इन दिस। ठीक है, तो यहां से हम क्या बात करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन के साथ हम जो टोटल इंडिया के वेटलैंड है उसका एक फटाफट से जो रिवीजन है वो यहाँ पे कर लेते हैं। और लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, आप एक बार क्विक रिवीजन मेरे साथ कर सकते हैं कि सारे इंडिया की जो स्टेट्स है उसमें जितने भी वेटलैंड्स है वो किस प्रकार से दे रखी है। पहली वेटलैंड है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पे इन्होंने जो लोकेशन है होकेरा वेटलैंड दिया है। इसके साथ साथ में जम्मू एंड कश्मीर में आपके पास 5 और वेटलैंड है। सबसे पहला वेटलैंड है वहां पे शाल बाग, दूसरा वहां पे वेटलैंड है आपके पास हैगाम, तीसरा वहां पे जो वेटलैंड है वो आपके पास है यही वाला जो होकरसर वेटलैंड है वो, और चौथा है वहां पे वुलर लेक, और फिर आ जाएगा आपके पास सुरिनसर और मानसर का जो लेक है। क्लियर है? अब आते हैं हम हमारी दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जो हमारे पास स्टेट है, मतलब मैं आपको स्टेट वाइज सारे वेटलैंड जो है बता रही हूँ। अगर इंडिया का ये जो मैप है हम बोलते हैं कि कुछ इस तरह से दिखता है, इट्स अ रफ मैप ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर की जो वेटलैंड है वो हमने डिस्कस कर ली, शालबाग है, देन आपके पास हैगाम है, फिर आपके पास होकेरा है, सुरिनसर मानसर है और वुलर लेक है। वुलर जो है फ्रेश वाटर लेक है। अब हम बढ़ेंगे लद्दाख की तरफ। लद्दाख के अंदर आपके पास जो वेटलैंड मिलेगा, यहाँ पे 2 वेटलैंड है, एक हो जाएगा सौकर और एक हो जाएगा सौ मोरुली। करेक्ट? तो ये हो जाएगा आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, ये हो जाएगा आपके पास लद्दाख। अब आते हैं हम हिमाचल प्रदेश के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में आपके पास जो वेटलैंड है वो है खज्जर वेटलैंड। हिमाचल प्रदेश में जो आपके पास वेटलैंड है वो है पौंग डैम वेटलैंड, रुद्र सागर वेटलैंड, चंद्रताल जो वेटलैंड है, रेवलसर वेटलैंड। ये सारी की सारी आपको कहां मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में मिल जाएगा आपके पास आसन बराज मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास उत्तराखंड,
देन ये आपके पास पूरा नेपाल वाला एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास सिक्किम है, सिक्किम के अंदर कोई खास वेटलैंड है नहीं। फिर हम आ जाते हैं उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, सॉरी सिक्किम हो गया, फिर आपके पास भूटान हो गया। तो ये जो आपके पास हिमालयन वाले स्टेट है, इनकी वेटलैंड क्लियर हुई। पहले तो मतलब आप मैप को थोड़ा सा ढंग से इमेजिन कर लेना, पता चले कि सो रहे हो और समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हम पढ़ रहे हैं इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में जहां जहां वेटलैंड है हम उनको पढ़ रहे हैं। हमारा जो वेटलैंड पढ़ने का या याद करने का तरीका है, सबसे पहले हम हिमालय वाले जो स्टेट है उनको ले रहे हैं। यानी मैंने सबसे पहले क्या ले लिया, जम्मू एंड कश्मीर ले लिया। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा है मेरे पास, शालबाग है, और कौन सा है मेरे पास, कोकरसर है, और कौन सा है मेरे पास, सुरिनसर मानसर है, वुलर लेक है, हैगाम है। ये जम्मू एंड कश्मीर में थी 5 वेटलैंड। फिर हमने बात करी लद्दाख के अंदर, भाई लद्दाख के अंदर कौन सा है आपके पास, 100 मोरूरी है या फिर 100 करकर है। फिर हमने बात करी हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है आपके पास, खज्जर वेटलैंड है, ठीक है। फिर आप वहां पे हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है, पोंग डैम वेटलैंड है, चंद्रताल है, रेवलसर है, रेणुका है, ठीक है। फिर आप हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में आसिन बराज आ गया था। फिर नेपाल इंडिया का हिस्सा नहीं है। फिर वहां पे सिक्किम आता है, सिक्किम में हमने कुछ पढ़ा नहीं। सिक्किम के बाद आपके पास भूटान आता है। तो ये जो हिमालयन स्टेट है, इनकी जो वेटलैंड है हमने कर ली, ठीक है जी। अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है। अगर आप ऐसे सेग्रीगेट करके याद करोगे तो ज्यादा इजीली आपको याद होएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर हम ले लेते हैं असम के अंदर। जो असम आता है उसमें जो वेटलैंड है आपके पास वो है दीपोर बील वेटलैंड। असम के अंदर जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है वो है दीपोर बील वेटलैंड। फिर आपके पास असम, ये देखो ये नॉर्थ ईस्ट का मैप कुछ ऐसा है, ये आपके पास असम है, इसके ऊपर आपके पास अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये मेघालय है और ये त्रिपुरा है। असम के अंदर आपने पढ़ लिया कि क्या है, यहाँ पे दीपोर बील आता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे नागालैंड के अंदर, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। मणिपुर के अंदर बहुत ही फेमस है लोकटक लेक। मणिपुर के अंदर बहुत ही फेमस जो वेटलैंड है वो लोकटक लेक है। इट इज फेमस फॉर योर कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, यानी कि वहां पे फ्लोटिंग फुमड़ीज मिलती है। कहीं ना कहीं आपको अभी सवाल मिल जाएगा, देख लेना। हम नॉर्थ ईस्ट की वेटलैंड की बात कर रहे हैं। असम के अंदर दीपोर बिल है, अरुणाचल प्रदेश अभी हमने नहीं पढ़ा है। मणिपुर के अंदर लोकटक लेक है जो कि अपनी फुमड़ीज या फिर फ्लोटिंग प्लांट की वजह से फेमस है। और मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा में आपके पास रुद्र सागर है। तो ये आपके पास त्रिपुरा, ये हमें पता चल गया ये रुद्र सागर है। हिमाचल प्रदेश हमने कर लिया। अब हम आते हैं होकेरा, होकेरा जम्मू एंड कश्मीर ये हमने कर लिया। पंजाब, यानी कि अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ की जो वेटलैंड है उसको पढ़ते हैं। पंजाब जो है आपके पास नॉर्दर्न प्लेन्स वाले जो एरिया वहीं पे आता है। यहाँ पे आपको वेटलैंड मिलेगा बियास कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ पे आपको वेटलैंड मिलेगा हरिक्य वेटलैंड। यहाँ पे है कजली, केशवपुर और इसी के साथ नांगल वेटलैंड। अब आप सोचो कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचो कि उसने होकेरा वेटलैंड के आगे पंजाब ही क्यों लिखा, क्योंकि उसको लगा कि बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि जो पंजाब है वहां पे आपके पास कौन सा वेटलैंड है, हरि के वेटलैंड है। भगवान के नाम से याद रखना कि भाई हरि का नाम लो। हरि के वेटलैंड कहाँ पे है, पंजाब के अंदर है। लेकिन एच फॉर होकेरा, ठीक है, ये कहां पे है आपके पास, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सो दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम एच। कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन सेम लगता है तो कंफ्यूज ना होइएगा इस पे, ओके। तो यहां तक की जो वेटलैंड हमने किया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा, इसमें इन्होंने पूछा है दैट इफ द रेन फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे इन्होंने दो टॉपिक्स को मिक्स कर दिया, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो हर एक बच्चा कर पा रहा था। सो दे हैव मिक्स्ड द टू क्वेश्चंस इन दिस। क्या बोला इन्होंने, व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोम्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, जिसपे काफी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जब आप ज्योग्राफी के सवाल करोगे वहां पे दिखेगा। तो इन्होंने बोला है इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अगर मैं पूरे वर्ल्ड में एग्जांपल लूं तो सबसे बड़ा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है कहां दिखता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न के बाद कहां दिखता है, अफ्रीका के अंदर आपके पास जो कॉन्गो बेसिन वाला जो एरिया वहां पे दिखता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इनको मैंने लंग्स बोला है। तो बेसिकली लंग्स हमारी बॉडी में क्या काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है। मतलब हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो ये पूरा रेस्पिरेशन का काम क्या कर रहा है, लंग्स कर रहा है। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या कर रहा है भाई, लंग्स की तरह काम कर रहा है। क्योंकि हमको क्या दे रहा है कि अच्छी हवा दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, CO2 अंदर ले रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला दैट श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज किडनी।
तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये जो फॉरेस्ट है ये लंग की तरह काम कर रहे हैं, तो जो वेटलैंड है वो किडनी की तरह काम करेंगी। तो किडनी की तरह काम कर रही है तो भाई क्यों क्यों किडनी बोल रहे हैं हम, उसका रीजन यहाँ पे बताओ। तो यहाँ से वेटलैंड के फंक्शन आपको पता होना चाहिए। एक तो पहले वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, अब हमको सिर्फ वो फंक्शन पता लगाना है जिसका रोल किडनी की तरह होता है। किडनी आपकी बॉडी में क्या करती है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेग्रीगेट करके बाहर करती है। तो यहाँ पे वेटलैंड का हमको वो रोल बताना है जो किडनी की तरह होगा। हो सकता है ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे और ये लगेगा यार वेटलैंड का ये भी फंक्शन होता है, वेटलैंड का तो ये भी फंक्शन होता है, एक कैसे चूज करें। आपको वो फंक्शन चूज करना है जो कि किडनी की तरफ फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ। दैट इज द वाटर साइकिल इन द वेटलैंड इन्वॉल्व surface runoff, subsoil percolation and evaporation. Algae form the nutrient base upon which the fish, crustacean, bird, reptile, mammal thrive. Wetland play a vital role in maintaining sedimentation plant and aquatic plant absorb the heavy metals and excess nutrients. अब सोच के देखो फोर्थ स्टेटमेंट, जो आपके पास जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसको आप थोड़ा सा करके देखिए कि इसके अंदर ये आपको क्या बताने की कोशिश जो है कर रहा है। ठीक है, जब हम इसको करेंगे, सोचा आपने कि ऑप्शन नंबर सॉरी जो डी है यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं पता होता फंक्शन तो भी आप कॉमन सेंस से कर सकते थे, बिकॉज जो किडनी होती है उसका एक थोड़ा बहुत आइडिया आपको होता है कि ये क्या करता है कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है या फिर जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। यहाँ पे क्या बोला है, aquatic plant absorb the heavy metal and they absorb the excessive nutrient। तो अगर आपने एक बार भी बुक पढ़ी है या फिर एनवायरमेंट का सिलेबस पढ़ा है, आपको आइडिया लग जाता है कि यार कोई वाटर बॉडी है, अगर उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट आ जाता है तो हमने पढ़ा था यूट्रोफिकेशन हो जाता है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है। अगर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो गया तो भाई वहां पे एल्गल ब्लूम हो जाता है, एल्गल ब्लूम हो गया तो भाई वहां पे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उस पर फर्क आता है। ये सब प्रोसेस हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बोल दे कि जो वेटलैंड है वो किडनी की तरह काम कर रहा है, मतलब जो एक्सेस जो चीजें हैं उसको, जो फालतू चीजें उनको बाहर निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एक्वेटिक प्लांट है ये हैवी मेटल जो है जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं, हैवी मेटल पॉल्यूशन जो कॉज करते हैं, या फिर जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से आपके पास यूट्रोफिकेशन हो सकता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो जाएगा आंसर। और यहीं से आपके 3 टॉपिक निकल के आ जाते हैं कि जो वेटलैंड है उसके फंक्शन आपको पता होना चाहिए, दूसरा जो पॉल्यूशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हैवी मेटल की जो पॉल्यूशन है, थर्ड है आपके पास यूट्रोफिकेशन के बारे में। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द यूट्रोफिकेशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। With reference to the polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily life, consider the following statement. That means ये क्वेश्चन इससे, ये जो प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं जो हम पानी पी रहे होते हैं, इसके ऊपर अगर अभी कभी भी आपने नई बॉटल्स खरीदी होंगी तो इस पे लिखा हुआ होता है कि आप इसमें कोल्ड वाटर प्लस हॉट वाटर भी स्टोर कर सकते हो, राइट। तो ये जो डेली यूज में प्लास्टिक होते हैं, जो आपके प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, जो टिफिन होते हैं जिसमें आप खाना पैक करके लेके जाते हो, तो ये जो डेली यूज वाला जो प्लास्टिक है दैट इज नोन एज योर पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट, या फिर इसको लोकल अगर आप वर्ड्स में बात करेंगे तो इसको पेट का नाम दे दिया जाता है, दैट इज पेट प्लास्टिक, दैट इज पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट। उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे आपके पास जो सवाल है वो बताया गया है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है दैट its fibers can be blended with the wool and cotton fiber to reinforce their properties. This is absolutely correct. Then containers made of it can be used to store any alcoholic beverages. देखो ये ना इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी और ये गलत है। इसमें क्या होता है, जब भी हम पेट प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की इसके जो पार्टिकल्स है ज्यादा डिटेल में टेक्नोलॉजी वाइज मत समझिएगा कि एक एक केमिस्ट्री हम इसकी बताएं, बट इतना ध्यान रखिए कि जो पेट या फिर ये जो प्लास्टिक होता है, इस प्लास्टिक के अंदर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर परमिएबल। तो अगर हम इसको अल्कोहल रखते हैं तो वो बाहर डिस्पर्स हो सकता है, सो इट कुड बी डिस्पर्स इजीली आउटसाइड। तो दैट इज द रीजन कि हम इसमें जो अल्कोहल है वो नहीं रख पाते। इट इज नॉट सेफ टू स्टोर द अल्कोहल इन दीज बॉटल्स, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। देन बढ़ते हैं हमारे थर्ड जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ। तो अभी तक आपने पहली तो ये चीज आपको पता चल जाना चाहिए, जो पेट है उसके बारे में यहाँ पे क्या बोला गया कि जो पेट है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग
स्टिफ सिंथेटिक फाइबर या फिर रेजिन बोल सकते हो, जो कि पॉलिएस्टर फैमिली को बिलोंग करता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि ये जो पेट पॉलिथीन या फिर जो पेट के जो फाइबर्स होते हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू द डिफॉर्मेशंस, और इसीलिए ये एक तरह से एक्सीलेंट क्या कह सकते हैं रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, ताकि टू द रिंकल्स इन द फैब्रिक। सो दे आर ऑफन यूज्ड इन द ड्यूरेबल प्रेस ब्लेंड एंड अदर फाइबर्स सच एज, जैसे कि रेयन होता है, आप वूल मान लीजिए, या फिर कॉटन है, रीइंफोर्सिंग द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। सेकंड स्टेटमेंट हमने बात कर लिया कि जो अल्कोहल है उसको स्टोर करना यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है। इट इज बैन कि आप इन पैक बॉटल्स में अल्कोहल जो है सेल नहीं कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर बैन ही कर दिया गया है, बिकॉज इसकी जो पैकेजिंग है वो डेंजरस हो सकती है, और हमने इसका आपको रीजन जो है परमिबिलिटी से लिंक करके आपको बता दिया है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बात करा गया है, दैट इज ये जो पेट है क्या इसको आप रिसाइकिल कर सकते हो वाइडली, जी हाँ आप इसको कर सकते हो। और फोर्थ स्टेटमेंट में हम बात कर रहे हैं कि जो पॉलीथाइलिन होता है तो बाकी प्लास्टिक की तरह ये इनर्ट नहीं है, ठीक है, एंड इज नोन टू रिलीज एडिटिव्स, ठीक है। पहली बात, बाकी के जो भी आपके पास पॉलीथाइलिन जो प्लास्टिक्स होते हैं उनकी तरह ये जो है वो इनर्ट नहीं है, तो बेसिकली बहुत सारे एडिटिव्स जो है वो रिलीज कर सकते हैं, एंड डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू इट्स लाइफ टाइम, तो व्हिच कुड बी हार्मफुल, तो ये आपके पास हार्मफुल हो सकता है। सो रिसाइकल वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 and 3 इज योर आंसर। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा 1 and 3। एक मिनट, give me a second, I think I forgot the slide जहाँ पे हम थे। Okay, we were on question number 4। जी हाँ, ठीक है। अगला तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है उससे आपका जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है इसमें बहुत सारे सवाल आए हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। यहां लिखा हुआ है, इन केस ऑफ which one of the following biogeochemical cycle the weathering of rock is the main source of release of nutrient to the enter the cycle। सबसे पहली बात, आपके पास जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। अब आप थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर नाइट्रोजन साइकिल में से उसको सवाल पूछने हैं तो उसके, मान लो कि आप एग्जामिनर हो, हमेशा ये सोचो कि आप एग्जामिनर हो और आपके पास ये है कि कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल, और मुझे इन चारों में से सवाल पूछना है, तो आप कैसे पूछोगे, है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल का अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो मैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ऊपर सवाल पूछ लूंगी। सल्फर साइकिल को पूछना होगा तो मैं पॉल्यूशन से रिलेटेड सवाल पूछ लूंगी। अब बचता है आपके पास कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। तो यहां से हम समझने की कोशिश करें कि सवाल किस तरह से बन सकते हैं। आप जब फॉस्फोरस साइकिल की बात करते हो तो ये जो फॉस्फोरस है, ये जो पत्थर है, ये एनवायरमेंट में आता कैसे, रॉक पत्थर है। पहली बात तो ये रॉक है, इसमें वेदरिंग होगी, वेदरिंग मतलब ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, फिर इकोसिस्टम में आता है। तो ये इन चारों में से फॉस्फोरस साइकिल इकलौती ऐसी साइकिल है जहां पे वेदरिंग जो है वो मेन सोर्स होएगा ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इन द साइकिल। इसका आंसर है आपके पास फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। अब बाकी की जो साइकिल्स है इनको भी आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, बिकॉज सवाल इसमें नहीं है तो अगला आपके पास कहीं ना कहीं सवाल इसी से रिलेटेड मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर, इनमें से जो डेट्रीवोर्स हैं वो कौन से होते हैं। पहले आप दो टर्म्स को यहाँ पे समझेंगे। पहले हम बात करते हैं डीकंपोजर्स क्या होते हैं। आई थिंक आई नीड स्पेस, गिव मी अ मोमेंट। ओके, yeah, so here now we will talk about decomposer। Decomposers are those
who feed on other dead organic matter. अब यहाँ पे हम बोलते हैं डिकम्पोजर। इसमें 3 कैटेगरी आप बना ले समझने के लिए। सबसे पहले हो जाएगा आपके पास डेट्रीवोर्स, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पास डेट्रीवोर। फिर है आपके पास स्केवेंजर्स एंड देन वी विल हैव सेप्रोफाइट्स। तो जब हम स्कैवेंजर या सेप्रोफाइट की बात करते हैं, इनको ब्रॉडली हम डीकंपोजर की कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे कोई कचरा है या फिर कोई जानवर मर गया है या फिर इट इज अ डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो इसके ऊपर ये जो स्कैवेंजर है या फिर ये जो आपके पास सेप्रोफाइट है, ठीक है, जिसको हम ओवरऑल डिकम्पोजर्स बोल रहे हैं, ये यहाँ पे फीड करते हैं, मतलब ये अपना एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं और ये इनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं, दे डू एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। लेकिन जब मैं डेट्रीवोर का एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ तो ये इंटरनल डाइजेशन करते हैं। ये आप याद रखिएगा, हमारे पास 2 टर्म है। अगर डिकम्पोजर पूछा है तो वो अलग चीज है, डेट्रीवोर पूछा है तो वो अलग चीज है। डिकम्पोजर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जो डेट्रीवोर है ये आपके पास इंटर सेल्यूलर डाइजेशन जो है वो कर रहे हैं। मतलब डिकम्पोजर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर रहा है और बाहर ही उसको तोड़ रहा है, बाहरी डाइजेशन कर रहा है। डेट्रीवोर उसको खाएगा, जैसे हम लोग खाते हैं ना, वैसे इंटरनल डाइजेशन करेगा। तो जो डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि आपके पास जो स्कैवेंजर्स है, सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएगा, इसके एग्जांपल फंजाई हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास डेट्रीवोर है उसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे सवाल किसके ऊपर है, डेट्रीवोर के ऊपर है। मतलब हमें वो बताना है जो कि इंटरनल डाइजेशन करता है, इंटरनल डाइजेशन जो है वो करता है, इसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे पहले तो आप थोड़ा सा डरो मत इन नाम से, एक बार पढ़ो नाम। पहला नाम है अर्थवर्म, दूसरा है जेलीफिश, थर्ड है आपके पास मिलीपेड, फिर आपके पास सी हॉर्स और फिर है आपके पास वुडलाइस। तो यहाँ पे मेरा जो अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन कराऊंगी, वहां मैं आपको एक क्लासिफिकेशन जो है वो बताऊंगी, जिसमें हमने जो एनिमल्स है उनका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है और किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया गया फ्रॉम द स्मॉलर सिंपलर ऑर्गेनिज्म टू द कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस, करेक्ट। तो वहां पे आपको पता चलेगा अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ होएगा आपके पास, पॉरीफेरा हो सकता है, सिलेंटेरेटा हो सकता है। सो यू आर नॉट हियर टू बी स्केयर्ड फ्रॉम दीज नेम्स, ये मेरा काम है, ठीक है, कि मैं आपको ये नाम कैसे याद करवाऊं। तो नाम याद ना भी करो तो भी चलेगा, आपको क्लासिफिकेशन समझ में आना चाहिए। तो अगर वो क्लासिफिकेशन आप एक बार कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो अर्थवर्म है भाई, ये एनालिडा को बिलोंग करता है। मतलब एनालिडा के अंदर वो सारे जानवर आ जाएंगे जिसकी बॉडी में आपको ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। जो अर्थवर्म है इसकी बॉडी आपको कुछ कुछ ऐसे मिलती है ना, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। फिर आपके पास जेलीफिश होता है, जेलीफिश आपके पास निडेरिया को बिलोंग करता है, जेलीफिश निडेरिया को बिलोंग करता है। ये वही कैटेगरी है जहां पे आप कोरल रीफ के बारे में पढ़ते हो, क्योंकि जो कोरल है वो भी निडेरिया को बिलोंग करता है और ये आपके पास जो जेलीफिश है ये भी निडेरिया के अंदर आता है, ठीक है। तो जेलीफिश आंसर नहीं हो सकता, ये डेट्रीवोर नहीं है, तो आप 2 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए और 2 हटा दीजिए। बसता आपके पास अर्थवर्म, मिलीपेड और वुडलाइस, तो ये तीनों हैं। और जो सी हॉर्स है, अगर आपने पीवाईक्यू करे तो 2-3 नाम आपको रट जाने चाहिए थे कि सी हॉर्स क्या होता है, सी काउ क्या होता है, क्योंकि इसमें रिपीटेडली आपके पास जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। कि ये जो सी है, यानी कि ऐसे याद रखोगे कि जो समुद्र का घोड़ा है वो घोड़ा नहीं है, वो मछली है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट कि भाई समुद्र का घोड़ा घोड़ा नहीं है, वो मछली है। तो ये जो सी हॉर्स जो नाम से घोड़ा दिख रहा है वो घोड़ा नहीं है, वो फिश है, राइट। So this is how you can remember always that नहीं, जो समुद्र का घोड़ा है वो मछली है, जो सी हॉर्स है वो हॉर्स नहीं है, वो क्या है, फिश है यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 है, 3 और 5 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए 2021 का सवाल है और ये 2021 का सवाल है। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज दे दी है जिस क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, और इस क्वेश्चन में उन कैटेगरीज के एग्जाम्पल दे दिया। तो ये क्या चाह रहा है आपसे, ये चाह रहा है कि ये बेसिक कंसेप्ट जो है कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का वो आपको पता हो। यहाँ पे है निडेरिया। निडेरिया जैसे कि हमने बात करा, जब आप ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो सबसे सिंपल जो होते हैं वो प्रोटोजोआ होते हैं, पॉरीफेरा होता है, सिलेंटेराटा होता है, निडेरियंस आते हैं। तो निडेरिया जो होएगा उसके अंदर आपके पास एक तो कोरल्स जो है वो हैंगे, कोरल है या फिर
जो जेलीफिश है, ये आपको पता है होना चाहिए। तो अगर आपको पता होता कि भाई कोरल जो है वो निडेरिया का एग्जाम्पल है, तो आप ये सवाल कर देते, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। तो भाई निडेरिया है, निडेरिया में हम कोरल पढ़ते हैं, कोरल हमें मालूम है कि कोरल तो हाँ जूजेंथेली के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। जूजेंथेली एक प्रकार की एल्गी है, ठीक है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, खाना बनाती है, और ये आपके पास बदले में कोरल उसको शेल्टर देता है, तो ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते ही रहते हैं। फिर आता है फंजाई। फंजाई हमको पता है, हमने लाइकन पढ़ रखी है कि भाई फंजाई और एल्गी जो मिलकर अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे लाइकेंस जो है बनाते हैं। प्रोटोजोआ जो है वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या हो जाता है कि जो म्यूचुअल बेनिफिट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 है, 2 है और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ आर फ्रॉम। देखो अब एक और चीज समझो, जैसे वेटलैंड इंपॉर्टेंट था, यहां से आपको पता चला कि यार कोरल रीफ का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। इससे ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। आई थिंक पिछले साल का क्वेश्चन था, बायोरॉक टेक्नोलॉजी पूछ ली थी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड थी कि जो कोरल रीफ को जो खतरा है या फिर डिग्रेड हो रहा है उसको किस तरह से वापस रिस्टोर करे। अब कोरल रीफ के जो फॉर्मेशन के लिए कंडीशन चाहिए होती है, ऑप्टिमल कंडीशन, उस पर सवाल है। क्यों है कि जो कोरल रीफ है सिर्फ वहीं बनेगा जहां पे टेम्परेचर आपको अच्छा खासा मिलता है, 22 से 27 डिग्री समथिंग मिलता है। तो ये तो आपको पूरे इक्वेटर में जो ट्रॉपिकल एरिया वहीं पे मिल पाएगा। तो अगर आपको ये ऑप्टिमल कंडीशन पता है तो आपको पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल वाटर। जी हाँ, क्योंकि कोरल रीफ के लिए 2-3 कंडीशन ही चाहिए। पहला क्या है कि भाई शैलो वाटर होना चाहिए, मतलब आपके पास जो ओशन है उसका शैलो वाटर चाहिए आपको। शैलो वाटर अगर आपको मिलेगा वहां पे तो मतलब वहां पे फोटो सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है वो इजीली होएगा। सनलाइट का पेनिट्रेशन इजीली होएगा तो जिसके साथ वो आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जूसेंथली एल्गी है, वो आराम से उनको खाना दे पाएगी। दूसरी कंडीशन टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए होता है उनको, इसलिए वो ट्रॉपिकल एरिया में है। और तीसरी कंडीशन सैलिनिटी है, इसलिए वो मोस्टली आपको ओशन में मिलता है, रिवर्स के अंदर नहीं मिलता है। So there are 3 main conditions for the survival of the coral: optimal temperature, salinity and third क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपके पास हमने यहाँ पे बात करी, the conditions of the that is temperature and tropical areas, correct। तो then यहाँ पे next क्या रखा है, more than 1/3 of the world coral reef are located in the territories of Australia, Indonesia, Philippines। अगर ये आपको नहीं भी पता होता तो भी आप कर देते कि भाई एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन रीफ, जो हम पढ़ते हैं कोरल रीफ पढ़ते हैं तो ये एग्जांपल तो आता ही आता है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी कोरल की रीफ है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ते हैं हमारा अगला जो सवाल है उसकी तरफ। एक मिनट। दैट कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोस, दिस इज करेक्ट, 1, 2 and 3। नेक्स्ट, Which of the following leaf modification occur in the desert area। अब यहां से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लो कि भाई डेजर्ट के अंदर जो प्लांट होते हैं, एक तो हम बोलते हैं कि इनको बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट, ठीक है, दीज आर नोन एज जीरोफाइटिक प्लांट, मतलब स्कार्सिटी ऑफ वाटर। दोस प्लांट जहां पे आपको जो वाटर है उसका जो स्कार्सिटी मिलेगा उनको हम बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट। और उस कंडीशन में हमने यहाँ पे बोल रखा है ये जो जीरोफिटिक प्लांट है ये सर्वाइव कैसे कर पाते हैं। तो एक तो उनकी जो लीव्स है उनपे वैक्स चढ़ जाती है ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, ठीक है। तो हार्ड और वैक्सी लीव्स है, टाइनी लीव्स है, कांटे लग जाते हैं। तो दीज आर एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और इसमें कोई एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेन्ड थे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी आपने डेजर्ट प्लांट्स के बारे में बात किया है तो डेजर्ट की कंडीशन क्या होती है, एरिड प्लांट होते हैं, पानी की कमी होती है, तभी इनको जीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ में अब जो एरिड वाली कंडीशन है उसके लिए एडेप्टेशन करने के लिए ये क्या करते हैं कि कुछ जो प्लांट्स है वो हार्ड और जो वैक्सी लीव्स है उनको एडेप्ट कर लेते हैं, ताकि हमको पता है कि प्लांट्स के जो लीव्स है उसमें क्या होता है कि वो पोर होते हैं छोटे छोटे, जिससे क्या होता है ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है। तो जो डेजर्ट वाले प्लांट है ये क्या करते हैं कि लीव्स में वैक्स चढ़ी हुई होती है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, या फिर जो लीव्स उसकी साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वैक्सी कवरिंग होती है इन पत्तियों पे उनको क्यूटिकल बोलते हैं, क्या, CUTICLE। तो ये जो वैक्सी कवरिंग है उसको हमने यहाँ पे क्या बोला, क्यूटिकल बोल दिया। तो अगले साल अगर क्यूटिकल पूछा है तो घबराना नहीं, क्योंकि हमने PYQ कर लिया है, ठीक है। सो इट इज कंपोज ऑफ क्यूटिकल, जो कि एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। छोटी छोटी जो लीव्स है अगेन वो आपके पास इवेपोरेशन को यहाँ पे प्रिवेंट करती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन फर्टिलाइजेशन। ये आप एक्चुअली करंट अफेयर्स भी मान सकते हो, या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन काफी न्यूज में है, तो कार्बन से रिलेटेड काफी चीजें जो है आपको पता हो तो बेटर है, ठीक है आपके लिए। यू हैव टू फोकस कि यहाँ पे क्या चीज के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपके पास एटमॉस्फेयर है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। यही पढ़ रहे हैं हम, क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके पास बढ़ रहा है। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। अरे प्लांट्स का हमको पता है ना, वो खुद का खाना खुद बना रहा है, खुद की एनर्जी खुद सिंथेसाइज कर रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कैसे फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हम बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा हो रहा है एनवायरमेंट में, तो वो ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन एक फिनोमेना ये भी देखा गया है कि उसके ज्यादा होने की वजह से फोटोसिंथेसिस बढ़ गया है, प्लांट जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने लगे। तो इस इफेक्ट को क्या बोला गया है? यहाँ पे कार्बन फर्टिलाइजेशन बोला गया है। दैट मीन्स आंसर द ऑप्शन नंबर 1 इज योर इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगला सवाल यहाँ पे है अबाउट योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस सवाल के ऊपर से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ना पड़े, दो चीजें पढ़े। एक है आपके पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक है आपके पास केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। So there are two types of demand you must know here. One is biological oxygen demand and second is your chemical oxygen demand. ठीक है, biological oxygen demand और chemical oxygen demand, so they both are very important. So BOD and COD, biological oxygen demand and chemical oxygen demand. Question number 10 बोल रहा है that BOD biological oxygen demand is a standard criterion for नंबर 1, ये बहुत ही डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। पहला है मेजरिंग द ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, सेकंड कंप्यूटिंग द ऑक्सीजन लेवल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, थर्ड पॉल्यूशन एसे इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, फोर्थ असेसिंग द ऑक्सीजन लेवल इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। तो यहाँ से जो आपके पास ऑप्शन है काफी इजी है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर जो पॉल्यूशन एसेज है उसके लिए एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? हमने कहा कि कोई भी आपके पास एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है, उस एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट हो जा रहा है, तो वहां पे आपके पास यूट्रोफिकेशन होता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो एरोबिक माइक्रोब्स वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपको जब ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये डिमांड कर रहे हैं वो है आपके पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई रिपीट, बीओडी या फिर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इट इज अमाउंट ऑफ dissolved oxygen needed that is demanded by the aerobic microorganisms to break down organic materials present in the given water sample. तो बायोलॉजिकल आपके पास ऑक्सीजन डिमांड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ द पॉल्यूशन इन द वाटर बॉडी। मतलब आपके पास एक बायोलॉजिकल एक एक्वाटिक सिस्टम है, एक वाटर बॉडी है जहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे आपके पास क्या करेंगे, उनको तोड़ने के लिए जो माइक्रोब्स है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे। सो बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू सम रीजंस if there is a huge fall in the population of this species of butterfly, what could be its likely consequences? तो पहला बात तो यहाँ पे है कि भाई पॉलिनेशन, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और फिर आपके पास एंथर होता है। नाउ ये हमने क्या बना दिया भाई, ये मेल ऑर्गन है फ्लावर का और ये फीमेल ऑर्गन है फ्लावर का। तो मेल जो है यहाँ पे एंथर होता है जहां पे आपके पास जो पोलन ग्रेन्स है वो बनते हैं, और ये आपके पास स्टिग्मा। देखो इसको थोड़ा सुंदर बनाती हूँ ताकि ये क्लियर कट समझ आएगा।
पॉलिनेशन का मतलब होता है एक तरह से प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन, अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक है। तो इन दिस पॉलिनेशन हमारे पास है एक तरफ एंथर, सो दिस इज योर एंथर, मतलब फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंथर। तो ये जो एंथर है, इन्हीं के अंदर आपके पास क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। एंथर के अंदर आपके पास बनेगा पोलन ग्रेन, फिर आपके पास बनता है स्टिग्मा, ये है आपके पास स्टिग्मा, ये है आपके पास स्टाइल, और ये है आपके पास ओवरी, ये हो जाएगा आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दिस इज योर स्टिग्मा, ये आपके पास स्टाइल है, और ये है आपके पास ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा है, स्टाइल है, या फिर ओवरी है। तो दिस इज योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन से। तो यहाँ पे आपके पास जो पोलन ग्रेन बनते हैं, ये पोलन ग्रेन एजेंट्स के थ्रू जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपके पास, यहाँ पे आके लैंड करता है। तो स्टिग्मा यानी कि चिपक रहा है, स्टिक होता है, तो यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे आके चिपक जाता है। फिर ये स्टाइल जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर आता है, और ओवरी में यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन करता है। तो दिस इज द अल्टीमेट प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो ये जो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक आया, इट केम विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट। ये एजेंट विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि बैट्स हैं, मधुमक्खी है, हनी बी है, इंसेक्ट है, इट कुड बी एनीथिंग। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया है दैट ड्यू टू सम रीजन इफ there is a huge fall in the population of this species of butterfly, what could be its likely consequences? कि अगर जो बटरफ्लाईज होती हैं उनकी पॉपुलेशन एनवायरमेंट कम हो जाए, तो बेसिकली जो पॉलिनेशन होगा ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली इफेक्टिव। जी हाँ, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे जो पॉलिनेशन है, ये जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तक, वो किसके थ्रू हो रहा है, बटरफ्लाई, एक बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू हो रहा है। तो अगर बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम हो गया, तो यस डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि इनकी जो आपके पास पॉलिनेशन है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगी ही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पे जो है स्टेटमेंट नंबर 2, देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। पहली बात तो ये ड्रास्टिक से आप एक्सट्रीम मान सकते हो, कॉमन सेंस से भी आप गलत कर सकते हो, तो एक्सट्रीम वर्जन तो नहीं होगा। दूसरी चीज, अरे जब बटरफ्लाई कम हो रही है तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन का कोई खास लिंक जो है वो बैठता नहीं है, देयर इज नो फंगल इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ दिस, करेक्ट। देन आपके पास आता है स्टेटमेंट नंबर 3, it could lead to a fall in the population of some species of the wasp, spider or birds. तो yes, this is absolutely correct because ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर हम बटरफ्लाईज की बात करें तो these both are interconnected, कि जो वेस्प है या फिर जो स्पाइडर है या फिर जो बर्ड्स है, ये एक तरह से नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं बटरफ्लाई के। बटरफ्लाई ही नहीं बची तो ये खाना क्या खाएंगे, तो इनकी पॉपुलेशन में भी आपको जो है इंक्रीज दिखेगा। आंसर हो जाएगा इसका 1 and 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज which one of the following is the best description of the term ecosystem? ठीक है, यहाँ पे है आपके पास which one of the following is the best description of the term ecosystem। डायरेक्ट और डायरेक्ट, इससे ज्यादा डायरेक्ट सवाल नहीं हो सकता कि इकोसिस्टम का डायरेक्ट इन्होंने आपको सीधा डेफिनेशन पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, है ना। अब आप बोलोगे पहला क्या है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद वन अनदर, तो बायोस्फीयर हो सकता था, बट यहाँ पे इकोसिस्टम पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला सवाल है with reference to the food chain in the ecosystem, which of the following kind of organism are known as decomposer। फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है, हमने दो वर्ड्स क्लियर कट जो है यहाँ पे पढ़े थे, एक होता है डिकम्पोजर और एक होता है डेट्रीवोरस, ठीक है। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेंगे, और जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का होता है। लेकिन जब हमने डेट्रीवोर पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मिलीपेड पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, वुडलाइस पढ़ा था, अर्थवर्म पढ़ा था, वो है आपके पास डेट्रीवोर, वो हमारी तरह इंजेस्ट करते, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करते। तो जो डिकम्पोजर्स है ये आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कर रहे हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हमने क्या बोला था, या तो आपके पास जो स्कैवेंजर्स होते हैं, या फिर स्कैवेंजर्स के साथ साथ यहाँ पे और क्या हो जाएंगे आपके पास, ये सेप्रोफाइट, ठीक है। अब जो सेप्रोफाइट है इसमें आपके पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फंजाई एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, बट वायरस इज नॉट अ डिकम्पोजर। तो हियर द आंसर वुड बी 2 and 3।
that fungi and bacteria both are decomposers and decomposers are those, I repeat, जो कि extra cellular digestion कर रहे हैं, लेकिन detrivore जैसे कि earthworm है, annelid earthworm है आपके पास, millipede है, wood lice है, ये detrivore ही intracellular digestion कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इन द ग्रासलैंड, मतलब ये ग्रासलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो बेसिकली जब अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ते हैं तो जो प्राइमरी आपके पास स्पीशीज होगी वहां से हम एंड तक जाते हैं, ठीक है, वहां तक हम कहां से जाते हैं, एंड तक जाते हैं। तो इन द ग्रासलैंड द ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसा क्यों? पहला, इंसेक्ट एंड फंजाई, लिमिटेड सनलाइट, वाटर लिमिट एंड फायर एंड नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप वहां पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर वहां पे ग्रासलैंड को रिप्लेस करके आप ट्रीज की तरफ जाओगे तो फायर लग जाती है और फिर वापस वो बर्बाद हो जाता है। तो अल्टीमेटली रिमेन्स ग्रासलैंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन जो कि डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए विद रिगार्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 4 दे कैन टेल अस। देखो, ग्रास जो इकोसिस्टम है ये आपके पास एक क्लाइमेक्स इकोसिस्टम, हम पढ़ते हैं ना इकोलॉजिकल सक्सेशन में सीरियल कम्युनिटीज होती है, फिर लास्ट वाली जो आपके पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। तो ये जो ग्रास इकोसिस्टम है ये आपके पास एक क्लाइमेक्स इकोसिस्टम का एग्जांपल है, जहां पे ना ज्यादा बारिश हो रही होती है जो कि फॉरेस्ट को सपोर्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि ग्रासलैंड आपको हमेशा वहां मिलेगा जहाँ पे बारिश क्या 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में मिलती है, तो फॉरेस्ट को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। बट मोर देन द ट्रू डेजर्ट, यहाँ पे आपको बारिश मिलेगी। सो फायर इज ऑल्सो लिमिटिंग फैक्टर इन द ग्रासलैंड। तो दूसरा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो यहाँ पे फायर हो जाता है, तो जो बचा कुचा जो कसर है वो यहाँ पे आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट जो वहां पे नहीं बन पाता, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, दैट ऑन द प्लैनेट अर्थ most of the fresh water exists as ice cap and glaciers, out of the remaining the largest proportion is, इसको आप रट लेना कि पूरे आपका पास जो भी सिस्टम है पूरा अर्थ है उसमें आपको 3% क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा। अब उस 3% फ्रेश वाटर में मैक्सिमम फ्रेश वाटर आपको आइस कैप या फिर जो ग्लेशियर्स है वहां मिलेंगे, उसके बाद जो ग्राउंड वाटर है आपको वहां मिलेगा, और ग्राउंड वाटर के बाद में जो बचता वो है रिवर्स वगैरह में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फूड चेन इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड चेन हमने पढ़ा है, लिंडमैन का रूल भी पढ़ा जिसमें 10% एनर्जी ट्रांसफर का सिस्टम होता है, बाकी लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फूड चेन है इट इल्यूस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन। एक सिंगल यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान ऐसे मतलब सेम स्पीशीज के अंदर फूड चेन नहीं होता, तो ये तो आपके पास एकदम घनघोर गलत आंसर है ये। So statement 2 is absolutely wrong. So statement ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। Then a food chain illustrate the number of each organism which have eaten. फूड चेन ये भी नहीं बताता कि मैंने 10 आदमी खाए या मैंने 10 कुत्ते खा लिए, 10 बिल्ली खा लिए। नो, फूड चेन से कितना बताता है कि एक सिंक्रोनाइज बताता है कि ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, इसकी एनर्जी इसमें जा रही है, इसकी एनर्जी इसमें जा रही है, एनर्जी फ्लो है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इट illustrates the order in which a chain of organism feed upon each other। बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसकी तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास आ जाएगा एगैरिकस, हमारे पास आ जाएगा नॉस्टॉक, हमारे पास आ जाएगा स्पाइरोगायरा, ठीक है, एगैरिकस, नॉस्टॉक और स्पाइरोगायरा। अब यहाँ पे ये नाम अगर आपको सुने सुने लग रहे होंगे, ठीक है, तो आपको इसका आंसर अपने आप से पता चल जाएगा। इसमें से हमको पता ना बायो फर्टिलाइजर कौन सा है। बायो फर्टिलाइजर तो सिर्फ नॉस्टॉक होएगा, एगैरिकस क्या है आपके पास, फंजाई है, ठीक है, फंजाई एल्गा ये सब हो जाएगा। बायो फर्टिलाइजर इज ओनली ऑफ नॉस्टॉक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। नाइट्रोजन साइकिल हमने क्या बोला था, अगर नाइट्रोजन से सवाल पूछना है तो ये बैक्टीरिया से पूछेगा या फिर ये सॉइल में ऐड कैसे हो रहे उससे पूछेगा। तो जो एनिमल्स है उसका जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज एक्सट्रीमली गुड सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन आपके पास हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, नो, वहां से आपके पास मेनली कार्बन होता है। डेथ ऑफ वेजिटेशन, यस, क्योंकि वेजिटेशन प्लांट वगैरह है, पेड़ वगैरह है, ये मरेंगे तो बेसिकली प्लांट के अंदर नाइट्रोजन तो होता ही है, नाइट्रोजन जो है वो ले रहे होते हैं, तो 1 and 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शन। यहाँ पे दो टर्म्स होती है, एक है आपके पास हैबिटाट और एक होता है उसका इकोलॉजिकल नीश।
जब हम हैबिटेट की बात करते हैं, हम उसके फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे वो रह के आया है। और इकोलॉजिकल नीश में हम उसकी फंक्शनल जो क्राइटेरिया है, फंक्शनल जो रोल है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल रोल पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास इकोलॉजिकल नीश। और ये जो इकोटोन है ये ट्रांजिशनल जोन होता है, सो इट इज अ ट्रांजिशनल जोन। फॉर एग्जाम्पल वेटलैंड, वेटलैंड इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वाटिक। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, और इकोटोन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एस्चुरी, जहाँ पे खारा पानी मीठा पानी मिल रहा होता है, तो ये क्या है आपके पास, इकोटोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason? phytoplankton मतलब ये आपके पास ओशन है जहाँ पे आपके पास पानी है। फाइटोप्लैंक्टन मतलब यहाँ पे जो प्लांट्स है, यहाँ पे जो एल्गी है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं, आपने उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्राइमरी प्रोड्यूसर को रोक दिया, तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले कि जो ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। जैसे कि टेरेस्ट्रियल आपके पास जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन को स्टोर करने का काम करते हैं, ये आपके पास क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो बेसिकली ओशन में भी ये क्या करते हैं, कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, तो ये इफेक्ट होगा ही होगा। देन द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देन द डेंसिटी ऑफ द ओशन वुड बी ड्रेस्टिकली, अरे डेंसिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी का फर्क पड़ता है सैलिनिटी से, कि भाई सैलिनिटी ऊपर नीचे हो गई तो ओशन की जो डेंसिटी है उस पर फर्क आ सकता है। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन और प्लांट का यहाँ पे डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1 and 2। अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें है कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया पूछ लिया, फंजाई पूछ लिया और फ्लावरिंग प्लांट पूछ लिया। अब यहाँ पे बोला कि इनमें से बायोपेस्टिसाइड की तरह आप किसको यहाँ पे लगा सकते हो, कि भाई ये फलाना जो चीजें हैं ये है आपके पास बायोपेस्टिसाइड की तरह काम कर सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सारे इन तीनों को आप बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हो। तो बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? बायोपेस्टिसाइड एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं, राइट। एंड जो पेस्टिसाइड सब्सटेंसेस जो प्लांट्स के थ्रू निकल रहे होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज हो सकता है वो तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, गिव मी अ सेकंड, आई थिंक आई एम ऑन द करेक्ट स्लाइड, ओके। सो अगला यहाँ पे हो जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास बैट है, हमारे पास बी है और हमारे पास बर्ड है। सो विच ऑफ द अबव आर अ पॉलिनेटिंग एजेंट? तो बेसिकली जैसे कि हमने बात करा पॉलिनेटिंग एजेंट में आपके पास विंड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, वाटर हो सकता है और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है इसके अंदर ये चाहे चमगादड़ हो, बी हो, बर्ड हो, कोई भी हो सकता है। सो आंसर वुड बी 1, 2 and 3। आज का आखिरी जो सवाल दो आखिरी सवाल है। पहला है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, इट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें प्रोविजनिंग है, सपोर्टिंग है, रेगुलेटिंग है, प्रिजर्विंग और कल्चरल है। तो आपको यहाँ पे बताना कि सपोर्टिंग सर्विसेज कौन सी होती है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बताया गया है कि 3 तरीके की आपके पास पहले तो इन्होंने एक टर्म यूज किया है अबाउट द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। तो ये यूनाइटेड नेशन के स्पॉन्सर्ड किया हुआ एक ये सिस्टम यहाँ पे बनाया गया था, जिसमें हम ह्यूमन का जो एक्शन है उसको एनालाइज करते हैं, इकोसिस्टम पे क्या हो रहा है, या फिर जो ह्यूमंस की जो वेलबींग है उसको एनालाइज करते हैं। आइडेंटिफाइड 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें पहला है प्रोविजनिंग सर्विस होती है, दूसरा रेगुलेटिंग सर्विस होती है, तीसरा कल्चरल होता है और फिर होएगा यहाँ पे सपोर्टिंग जो सर्विसेज है। सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, वो ह्यूमन को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हमको वहां से खाना मिल रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, सॉइल का क्रिएशन है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा आपके पास, सपोर्टिंग जो सर्विसेज है उसका यहाँ पे पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसमें हो जाएगा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देन लास्ट क्वेश्चन, in the context of ecosystem productivity, the marine upwelling zone are important as increase the marine productivity by nutrients to the surface। तो डिकम्पोजर्स तो नहीं आएगा, ये बहुत इजी सवाल है, आप पढ़े अपवेलिंग का कॉन्सेप्ट, डाउनवेलिंग का कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट जो फिशिंग ग्राउंड्स है आप उनको देख लीजिए। ये 3 टॉपिक इस क्वेश्चन से निकालिए और आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम और इकोलॉजी के जितने भी PYQs थे हम कर चुके हैं, टॉपिक्स आपको पता चल चुका है। तो ये वीडियो और ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट यहीं पे खत्म होता है। अगला वीडियो हम लेके आएंगे कि जो पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हैवी मेटल के कारण जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसके ऊपर, देन वी विल कम टू द बायोडाइवर्सिटी की जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट्स जो है टाइम पे मिल जाएगी। धन्यवाद।